हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। बिहार चुनाव कैसे हुए, उनके नतीजे कैसे आए और नतीजों के बाद जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं वो भी काफ़ी गंभीर हैं। एक तरफ उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार एनडीए बिहार में चुनाव ना जीत सके, लेकिन कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, एनडीए ही सरकार बनाएगी। तो अब सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन कुछ इलेक्शन में ऐसे कुछ दावे किए जा रहे हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन को बहरहाल संजीदगी से सोचना चाहिए, ऐसा बहुत से लोग समझ रहे हैं। बीजेपी किस तरह से इलेक्शन में बिहेव करती है, कैसी कैंपेन होती है, किस तरह से माइनॉरिटी में भी आकर के सरकार बना लेती है। गोवा और त्रिपुरा हमारे सामने है, और दूसरी सरकारों को गिरा करके अपनी सरकारें कैसे बनाती है वो मध्य प्रदेश और कई स्टेट्स में आप देख चुके हैं। अब बिहार चुनाव, जिसको बहुत बड़ा एक बड़ी तब्दीली की तरफ जाने वाला इलेक्शन समझा जा रहा था, उसमें जो कुछ हुआ है आपके सामने है। बीजेपी और आरएसएस किस तरह से अपने काम करती है और सियासत किस तरह से करती है, उसको बारीकी से समझने वाले हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं। अनीस अहमद खान साहब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीर अर्जुन के कई साल एडिटर रह चुके हैं, एक लंबा तजर्बा है बीजेपी आरएसएस को बहुत नज़दीक से देखने का। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आखिर ये बिहार में क्या हुआ। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप वहाँ, हालांकि दोनों में बड़ा फ़र्क है। ट्रंप जिस तरह से कह रहा है, उसने भी इलेक्शन को डाउटफुल कर दिया है, और यहाँ तेजस्वी यादव ने भी इलेक्शन को डाउटफुल किया है और उसने कुछ जेन्युइन सवाल उठाए हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि पहले चल रहा था कि बिहार का तो एक नाक का सवाल था, मोदी जी से लेके सबका, और वो जानते थे, वो उसको शो करना चाहते थे कि हम अगर हम बिहार जीत लेंगे तो हम बंगाल भी हमारे हाथ में आ जाएगा, जो उनकी बरसों से ख्वाहिश है। इस तरीके से बिहार में बेईमानी तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त बेईमानी हुई है कि 12-12 वोटों पर जीतने को बता दिया गया है। घर से बुला रहे हैं, हारना कैंडिडेट चला गया घर और उसको बुला के कहा जा रहा है आप जीत गए हैं, एलईजी सर्टिफिकेट। और जो पहले जीते जा चुके थे, हाँ, उनको कह दिया गया आप हार गए। इस तरीके से वहां पर खुल्लाम चली, रात को चली है, जिसकी तेजस्वी और पोस्टल बैलेट बाद में काउंट किए जो पहले होने चाहिए थे। ऐसा भी कुछ बताइए। अब एक चीज और नई शुरू होगी कि पोस्टल बैलेट इन्होंने क्यों शुरू किए थे वो, हाँ, कि आप कोरोना है, जैसे अमेरिका में चलता है, तो अमेरिका में ईमानदारी से सब चीज़ चलती है, वहाँ ईमानदारी से बाइडन जीते हैं। अब वो जिद में ट्रंप बैठे रहे तो वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनको निकाल के बाहर करेगा, धक्के दे के बाहर करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तो इस वक्त अगर देखा जाए तो अर्णव गोस्वामी के जो रिहाई हुई है, उससे देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। पीछे इलेक्शन के दौरान जो धांधलियां हुई हैं उस पर इलेक्शन कमीशन खामोश रहा है, तो उससे देख लीजिए क्या हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेट बाद में अनाउंस करता है, आईटी सेल पहले अनाउंस कर देती है डेट की ये डेट होगी। तो यहाँ सरकार जो भी मौजूदा सरकार है बीजेपी की सरकार ने एक किस्म से सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो बची नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई चीज़ हो, उन्होंने सारी ख़त्म कर दी। जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक्ट कर रहा हो, जिस तरीके से अब बिहार के चुनाव हुए हैं, और अभी भी जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव हार नहीं माने हैं, दोबारा गिनती होती नहीं होती, उसमें क्या बेईमानियाँ होती, सब खुल के सामने आ जाएगा उसके बाद। हालांकि और भी कई पहलू निकलते हैं कि जैसे कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी ना होना, इनके हार में एक बहुत बड़ा ये चीज़ भी आती है। बाकी दूसरी पार्टी, उन्होंने सीपीआईएम और दूसरी पार्टी जो इनके साथ थी, उन्होंने अच्छा काम किया है, 4-4, 5-5 सीटें जीत के आए हैं। लेकिन कांग्रेस को 70 सीट में से 19 सीटें जीत के आई हैं, उसमें उनके परफॉर्मेंस बहुत ही, कांग्रेस कहने से बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा आज तक के उसमें।
एक हार की वजह वो भी मानना चाहिए वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जम के वहाँ पे धांधली हुई, क्योंकि आप ये देखिए कि एक स्टेट के इलेक्शन में प्रधानमंत्री भाषण देने जा रहा है और प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहा है वो। नड्डा जो है वो वहीं पे डेरा डालेंगे, कितने मिनिस्टर्स वहाँ पे डेरा डालेंगे। और हार की उम्मीद तो जो इन्होंने हेड ऑफ द इलेक्शन बनाया था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वही कोरोना में अंदर चले गए थे, फडणवीस साहब। और लोग बागों ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि वो इसलिए नहीं जा रहे वहाँ के, डर रहे हैं, हार न है ही तो ठीक रहा, मेरे सर पे फूटेगा। स्मृति ईरानी नहीं जा रही थी। और यहाँ तक देखिए अमित शाह नहीं गए, जी आखिर तक नहीं गए अमित शाह, जबकि वो सब करने धरने वाले थे कि जाने कहाँ से पलट जाए, लेकिन पलटा है। पलटा कैसे है कि पूरा मैनिपुलेशन इसमें। मैं तो नहीं मानूंगा कि इसको जिस तरीके से बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी नहीं, उसमें जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन देर शाम में बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो कैंडिडेट्स जीते हुए बताए गए उन्हें बाद में हारा हुआ बता दिया गया। इवन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी उनके नाम आ गए जीतने वालों में। बिल्कुल। उसके बाद भी ये जो हुआ है उसको मतलब उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? वो एक बहुत ही अहम मोमेंट था जब ये बताया गया था कि काउंटिंग स्लो कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से फ़ोन कर करके जिला अधिकारियों को, और किसी तरह से रात भर में सारा खेल हो गया। देखिए अब यही डर है कि जो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहते हैं, उन्होंने नहीं बनना चाहते, उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया है कि ये डिसाइड करेंगे, मैं नहीं होना चाहता, मैंने फ़ोन करके मना किया है कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन अब आखिरी फैसला एनडीए डिसाइड करेगी। लेकिन अभी वहाँ से जो सवाल डायरेक्ट किया गया है, ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी के कुछ चाहने वाले पत्रकारों ने सीधा सवाल किया कि साहब आपकी इतनी कम सीटें फिर भी आप क्या चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? तो उसमें आज ही मैं देख रहा था अखबारात में कि वो ऐसा लगा कि कुछ पत्रकारों से डायरेक्ट ये सवाल कराया गया है। और अब से पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस हद तक कुछ बातें कही गई थी कि ये इलेक्शन मोदी और नीतीश कुमार के आमने सामने है, यानी मोदी बिल्कुल नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएं। अब ऐसी हालत में उन्हें ले आए। आपके ही इसी प्लेटफॉर्म में मैंने कहा था कि अगर बाय द वे हार गए, बीजेपी नहीं आई तो खरीदेगी। जी। जिस तरीके से अभी आपको एक बात बताइए, जीतराम मांझी जो है एनडीए में लड़ रहे थे इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वो, और उनकी वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी मोर्चा हम उन्हीं की है, 4 सीटें वो जीत के आए हैं उसमें। उन्होंने एक ऑफर दिया कांग्रेस को कि आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते, तो 19 आदमी, तो आप ऐसा करोगे हम आपकी एनडीए में आ जाइए तो आपको अच्छी पोस्ट दे देंगे, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक है। अगर वायदा पे कुछ गड़बड़ हो गई तो जितनी सीटें हैं वो तेजस्वी को मिल जाएंगी। अब वो तकरीबन 20 सीटों की बात 20 सीटों की बात कर रहा है, 19 सीटें वो खींचने की। उसके बाद क्या हुआ है वहाँ पे, इस गड़बड़ को देख के ये हुआ कि जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को वहाँ भेजा गया, एक वहीं के लीडर को लिया गया कांग्रेस के। अब वो 1-to-1 19 आदमी उससे बात कर रहे हैं आज भी, और जो जीते हैं 1-to-1 उनको। तो ये सब हड़बड़ हुई है। तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लोगों को वो तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया कि 19 से 50% भी टूट जाएंगे तो वो भी लागू नहीं होता उनके ऊपर, जो कानून लागू नहीं होता है। जी। तो ये डोरे डालना भी शुरू कर दिए गए हैं, यानी किसी भी तरह से हुकूमत में रहना है, किसी भी तरह से रहना है। और मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, तेजस्वी उनको एक्सपोज कर देंगे, लेकिन सरकार जो बनाएगी वो बीजेपी ही बनाएगी। जी। और नीतीश को वो आईवाश के तरीके से ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश की एक पकड़ है। क्योंकि देखिए काजमी साहब, जब जो पार्टी जीतती है गठबंधन में, तो ये मत सोचिए कि वो पार्टी आगे बढ़ रही है, ये सोचिए कि उसके साथ जो एलाइड है उनके वोट भी तो यहाँ आए हैं। बिल्कुल। और अच्छा एक ये भी सोच थी कि नीतीश कुमार के हाथ में बहरहाल एक ट्रिगर है, अगर वो चाहें
और वो वाकईन बीजेपी से जैसी नाराज़गी अंदर अंदर चल रही थी कैंपेन के दौरान, अगर वो ही पाला बदल दें तो सरकार तेजस्वी की बन सकती है। तो ऐसे भी कोई चांस है नाराज़गी की वो लेवल बन पाएगा, क्या लगता है? या देखिए, पैसे में बड़ी ताकत होती है। आप देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से बिके हैं, एमएलए जीत के ही बिके हैं। जी। और भी जगह देख लीजिए, आपके कर्नाटका में देख लीजिए, जीत के ही बिके हैं। जी। सारी जगह जीत के बिके हैं इनकी बात। और ये तो पूरी सरकार जीत अब चली गई थी जो सेकुलरिज्म पर जीते थे 2015 में। नीतीश कुमार ये खुद जाकर के एनडीए से जाकर के मिल गए थे, सेकुलर वोट से हुकूमत बनाई और नॉन सेकुलर पार्टी के साथ जो ये कहते हैं, मैं तो बड़ा क्लियर कहता हूँ कि जो जीत जाता है उसके दीन ईमान नहीं रहता है, फिर वो पैसे की तरफ भागता है। अगर क्योंकि ताजे ताजे करोड़ों रुपए खर्च किए हुए होता है ना, तो उसे पैसे तो चाहिए हैं। तो फिर क्या लगता है? तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये लोग पैसे का दांव खेलते, बिल्कुल खेलते। वो अभी भी खेलेंगे। जो जीतराम मांझी ने कहा है वहाँ पे, अभी एक दिन पहले कहा है, उसके बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है बुरी तरीके से। 1 to 1 वहाँ पे जाके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को बिठा दिया गया है। और यहाँ से भी कम्युनिकेशन शुरू हो गया कि किस तरीके से होगा, कैसे, यानी 19 आदमियों को इंटैक्ट रखना है। अच्छा, इस बिहार के इलेक्शन का क्या वेस्ट बंगाल पर असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि अमित शाह वहाँ एक्टिव हो गए हैं। देखिए साहब, और बिहार इलेक्शन के शुरुआत में भी कोविड-19 के बावजूद उन्होंने वर्चुअल रैलियाँ की थी। अब वो वहाँ जाना शुरू हो गए हैं और ऐसा लगता है कि मुझे याद आ रहा है, लेह में पिछले दिनों इलेक्शन हुआ काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, उसमें कई सेंट्रल मिनिस्टर वहां पर गए, जम गए, जाके वहां जाकर के बैठ गए। राजीव किरण रिजिजू वगैरह वहीं बैठे रहे। जहां कुल वोटर की तादाद कुछ लाख है सिर्फ, वहां तक सेंट्रल मिनिस्टर्स पहुंच गए, क्योंकि इन्हें हार पसंद नहीं है किसी भी तरह से। हार पसंद नहीं, वो चाहते हैं वहाँ मैनिपुलेशन करते हैं, बेईमानी करते हैं। और हमने पहले भी कह चुके हैं इसी फोरम पे बैठ के कि अगर बीजेपी नहीं आ पाती तो वो खरीद के आएगी वो इस मामले में। और आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो पूछा है कि बंगाल में इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बीजेपी की आइडियोलॉजी का कहीं असर नहीं पड़ता है। वो आइडियोलॉजी से नहीं जीतते हैं। जी। अगर आइडियोलॉजी से जीतते होते तो उनको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी प्राइम मिनिस्टर को? इलेक्शन में वो चिट्ठी लिख रहे, पहली बार देखा मैंने। क्या चिट्ठी, क्या है? चिट्ठी लिखी थी कि नीतीश की जरूरत है देश को, अच्छा, और आपके प्रदेश को। तो आप, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कि आप वोट दीजिए नीतीश को। यानी सरकार बनाइए, यानी दो तरफा धार से काम किया। एक तरफ तो नीतीश को काटने का भी काम किया, नीतीश तो अंदर ही अंदर सेंध मारी, उनकी सीटें कम हुई, इनकी सीटें बढ़ी। भाई देखिए नीतीश की सीट और उधर कुछ नीतीश और कुछ बाकी मैनिपुलेशन वो पासवान के जरिए करा दिया गया। नीतीश की सीट तो इसलिए कटना थी कि इन्होंने नीतीश को जितनी सीटें दी थी और कहा था कि जो एलाइड आएंगे आपके, उनको भी आपको इसी में से सीट देना पड़ेगी। और इनकी सीट जितनी थी बीजेपी की, वो बीजेपी की अपनी पूरी सीट पे चुनाव लड़े थे। तो नीतीश तो वैसे ही कमजोर हो गए थे उसी वक्त, क्योंकि फिर जैसे कि वीआईपी पार्टी है और हम पार्टी है और भी दूसरे लोग, कई पार्टियां जो है उनको सीटें दी इन्होंने अपनी में से निकाल के नीतीश ने। तो नीतीश तो वैसे ही कमजोर होते चले गए। तो बहरहाल बीजेपी का एक इतिहास है कि वो पहले किसी के साथ सरकार बनाता है, उसके बाद उसे कमज़ोर करता है और उसके बाद तकरीबन किक आउट कर देता है। जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का हाल किया है, डिटेंशन में भेज दिया बाकायदा, उन्हें किसी से बात ना करने दें। उनके घर वालों ने, उनकी बेटी ने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में आकर के दरवाज़ा खटखटाया और ऐसी हालत की है कि उनके कश्मीरी साथ नहीं दे रहा है। जी, बिल्कुल। तो ये बहरहाल अपना, ये किसी के दोस्त नहीं है, ऐसा लगता है। और नीतीश भी आज नहीं तो कल बहरहाल पछताएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने 15 साल एंजॉय कर लिया, चीफ मिनिस्टरशिप रखी है और अब भी उन्हें उम्मीद है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और लगता यह है कि शायद एक टर्म अभी बीजेपी इतना एडजस्ट कर लेगी, अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि इतनी गहराई से मालूमात अनीस अहमद खान साहब रखते हैं और वो सब हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जिन सब्जेक्ट्स के जो जानकार लोग हैं उनसे बात की जाए और आपको बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।